नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 16 वर्ष लड़के की कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिनके फादर ने मुझे उनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, हमने एक नई सेवा नेम न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन की सेवा प्रारंभ की है जिसके तहत आप अपने नाम को अपने न्यूमरोलॉजी के अनुसार कॉम्पेटेबल बना सकते हैं, फेवरेबल बना सकते हैं, बस कुछ लेटर्स को चेंज करके, जैसा सेलिब्रिटीज कराते हैं। इससे जीवन में आपको बड़ी सफलता मिलने में आसानी होगी। चलिए सीधे इस विश्लेषण के ऊपर आते हैं और आप सबों के समक्ष इनके प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने बताया कि अभी इस लड़के ने 12वीं के एग्जाम्स दिए हैं और आगे सरकारी नौकरी के क्या योग है, क्या बिजनेस करना उचित रहेगा इनके लिए, विवाह कैसा रहेगा, जिंदगी कैसी रहेगी, विदेश जाने का योग है या नहीं, और बहुत जिद्दी है। ये बताते हैं इनके फादर की ये बहुत जिद्दी है, जिस चीज के पीछे पड़ जाता है लेकर के ही मानता है, अपने आप को बहुत बड़ा मानता है। चलिए सीधे इनके लग्न कुंडली के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ हो रही है 5 नंबर से, यानी कि सिंह लग्न। ये कुंडली बनती है सिंह लग्न की और चंद्रमा यहां पर विराजमान है पंचम भाव में, यहां पर धनु राशि में। तो यहां पर कि जातक की कुंडली बन जाती है सिंह लग्न की और धनु राशि की। देखा जाए तो ये जो कुंडली है ये अग्नि तत्व प्रधान कुंडली है, क्योंकि राशि और लग्न दोनों ही अग्नि तत्व के बन जाते हैं। यहां पर लग्नेश देखा जाए सूर्य लग्न से 12 घर पीछे यानी कि 12वें भाव में जाकर के विराजमान है और 12वां घर जो होता है वो खर्च का होता है, विदेश का होता है। तो कहीं ना कहीं सूर्य की प्लेसमेंट ये बता रही है, लग्नेश की प्लेसमेंट ये बता रही है कि विदेश जाने से, घर से दूर जाने से, जन्म स्थान से दूर जाने से इनको ज्यादा लाभ होगा। लग्न जो है सूर्य के ही नक्षत्र का है, काफी हद तक सूर्य का प्रभाव इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा है। तो निश्चित रूप से जिद्दी स्वभाव, सिंह लग्न के जो लोग होते हैं वो थोड़े से जिद्दी स्वभाव के होते हैं, चिड़चिड़ा होते हैं, चिड़चिड़े से होते हैं, गुस्सा थोड़ा ज्यादा होता है इनको। जिस चीज को ठान ले वो करके ही मानते हैं। यदि पॉजिटिव वे में इसको देखा जाए तो बड़े से बड़ी सफलता को ये प्राप्त कर सकते हैं और नेगेटिव वे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिद की वजह से नुकसान भी कर बैठते हैं। यहां पर देखा जाए लग्न की तरफ चले, 27 डिग्री का लग्न है। लग्न काफी कमजोर है क्योंकि लग्न का मान 27 डिग्री का है। गुरु यहां पर बैठे हुए हैं, बुध भी यहां पर विराजमान है। गुरु देखें यहां पर गुरु और बुध, एक बात मैं आपको बता दूं कि इस भाव में दिग्बली हो जाते हैं, मतलब कि स्थान बल इन्हें मिल जाता है। तो दिग्बली है गुरु और बुध, प्रथम भाव में यहां पर विराजमान है दोनों। अब गुरु देखा जाए यहां पर इस कुंडली में कौन है तो पंचमेश है इनके और साथ ही साथ आयु भाव के भी स्वामी ग्रह हैं। शिक्षा, संतान, लव, रोमांस भाव का स्वामी ग्रह गुरु प्रथम भाव में राजयोग बनाकर के, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाकर के बैठा हुआ है। लेकिन यहां पर ध्यान से देखिए 2 डिग्री का गुरु है, बाल अवस्था का है और मैंने यहां पर सी लिखा है, यानी कि गुरु कम्बस्ट है, अस्त है गुरु। अब गुरु अस्त क्यों है? क्योंकि सूर्य से जो है सिर्फ 10 डिग्री का फासला है। गुरु का अस्त का होना ये अच्छी स्थिति नहीं है। कहीं ना कहीं एजुकेशन भाव का स्वामी ग्रह है गुरु, इसके पास पावर होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि शिक्षा, संतान के क्षेत्र में इनको सफलता मिले। तो गुरु को यहां पर बल देंगे, लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। अस्त है गुरु, पावर बहुत कम हो जाएगा और दूसरा ये बाल अवस्था के भी है तो दृष्टि का बल होगा ही नहीं इनके पास। यहां पर बैठा हुआ गुरु व्यक्ति की पर्सनालिटी को बढ़िया बना देते हैं, ज्ञानवान बनाते हैं, व्यक्ति को समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा ये सब दिलवाते हैं, पूजनीय बना देते हैं समाज में। तो गुरु को बल दीजिए ताकि आपको लाभ देखने को मिले। बुध यहां पर बैठा हुआ है, 18 डिग्री का बुध है और इस कुंडली में बुध देखें तो यहां पर वो धनेश है और लाभेश है। सूर्य के मित्र हैं ये, सूर्य को ये अपना मित्र मानते हैं। तो यहां पर मैं बुध को जो है मारक नहीं बोलूंगा यहां पर, बल्कि मैं ये कहूंगा कि धन का जो इस कुंडली में धन का दारोमदार है वो हर तरीके से बुध के हाथों में है। और यहां पर मित्र सूर्य के ही भाव में आकर के ये विराजमान है। 18 डिग्री का ये बुध है, बहुत अच्छी स्थिति है। पैतृक संपत्ति का लाभ ले पाएगा ये बच्चा और अपने ऊपर जो है कहीं ना कहीं धन का व्यय भी करेगा और उससे लाभ भी उठाएगा। लाभेश जाकर के शरीर भाव में बैठा हुआ है, जीवन में खूब सारा ये बच्चा लाभ उठा सकता है। आगे बढ़ करके अपनी मेहनत से जो है जीवन में बहुत तरक्की कर सकते हैं। यहां पर बुध बैठा हुआ है, स्किन डिजीज का ध्यान रखेंगे और बुध के पास बलाबल बढ़िया है। यहां पर दृष्टि डाल करके बुध जो है सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, पत्नी के साथ कम्युनिकेशन को बढ़िया बनाए रखने की कोशिश करेंगे। यहां पर बैठा हुआ बुध इनको इंटेलिजेंट भी बनाता है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, गुरु के पास दृष्टि नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, केतु के ऊपर चलते हैं। केतु 1 डिग्री का है, बहुत ही कमजोर है केतु, यहां पर 1 डिग्री का है, उच्च की राशि में विराजमान है मंगल के घर में और मंगल केंद्र में विराजमान है। तो यहां पर केतु भी अच्छा परिणाम देंगे। चतुर्थ भाव में हालांकि केतु बहुत अच्छा सुख तो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी उच्च का है, तो यहां पर केतु जो है बहुत परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। देखिए, चतुर्थ भाव में जब केतु बैठते हैं तो आमतौर पर व्यक्ति को सुखों से वंचित रखते हैं, मेटेरियलिस्टिक सुखों से वंचित रखते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि उच्च का है केतु और मंगल जो है यहां पर केंद्र में विराजमान है, तो यहां पर केतु कोई नुकसान की स्थिति नहीं खड़ी करेंगे। यहां पर बैठा हुआ केतु जो है आपको मकान का सुख, वाहन का सुख, भूमि का सुख सब कुछ देगा, उसको लेकर के आप चिंतित मत रहिए। हाँ, राहु की नीच की दृष्टि पड़ रही है, उसके ऊपर मैं आऊंगा, तो माता के बस स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और कोई परेशानी यहां पर मुझे नजर नहीं आती है। केतु की दृष्टि, हालांकि केतु 1 डिग्री के साथ है, बल बहुत कम है, मैंने आपको बता दिया। तो यहां पर केतु मृत अवस्था के साथ है, बहुत कम बलाबल है, लेकिन मान के चलते हैं इनके पास दृष्टि होती तो कैसा परिणाम देते हैं, आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूं। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम स्थान के ऊपर, कहीं ना कहीं अध्यात्म से, एस्ट्रोलॉजी से, रिसर्च से, तंत्र मंत्र से, इन सब से आपको जोड़ सकता है ये केतु। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 10वें स्थान के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी 10वें स्थान के ऊपर। अपनी दशांत दशा में करियर को लेकर के ये आपको अनस्टेबिलिटी दे सकता है। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें घर के ऊपर और यहां पर केतु की दशा में धन का व्यय हो सकता है और साथ ही साथ सूर्य के ऊपर जो दृष्टि पड़ रही है, कहीं ना कहीं आपकी कॉन्फिडेंस को ये थोड़ा सा कम कर सकते हैं, उसको लेकर के सचेत रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के 5वें भाव की तरफ। चंद्रमा 12 डिग्री के साथ धनु राशि में विराजमान है। यहां पर देखा जाए बल बहुत है चंद्रमा के पास, 12 डिग्री के चंद्रमा है, पूरे बलाबल के साथ बैठे हुए। इस कुंडली में चंद्रमा जो है वो कारक नहीं होते हैं। कारक इसलिए नहीं होते क्योंकि वो द्वादशेष हैं। द्वादशेष है, सूर्य के मित्र जरूर है, लेकिन सूर्य ने उनको बहुत अच्छा भाव नहीं दिया है। और यहां पर 12वें घर का स्वामी ग्रह 5वें भाव में आकर के बैठा हुआ है। शिक्षा वगैरह से लाभ लेने के लिए विदेश जा सकते हैं, वहां से जुड़ करके भी लाभ ले सकते हैं, क्योंकि विदेश में आपका स्वामी ग्रह शिक्षा भाव में विराजमान है। यहां पर देखा जाए चंद्रमा को कुछ दोष लग रहा है। क्या दोष है? तो देखिए, चंद्रमा अकेला है, पीछे केतु बैठे हुए हैं और आगे कोई ग्रह नहीं है, साथ में कोई ग्रह नहीं है। तो यहां पर चंद्रमा केमद्रम दोष में फंस जाते हैं। केमद्रम दोष की वजह से जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति का कंसंट्रेशन थोड़ा वीक हो जाता है, मन अशांत रहता है। इसके अलावा शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, शनि चंद्रमा आमने सामने है, ये भी एक प्रकार से विष दोष का निर्माण हो रहा है। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। चंद्रमा काफी हद तक अब दोष प्रभाव में आ गए। चंद्रमा यानी कि मन, चंद्रमा यानी कि माता। तो यहां पर इन दोनों चीजों से जुड़ी हुई चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, उनके साथ संबंधों को अच्छा बनाए रखने की कोशिश करेंगे और मन को भटकने नहीं देंगे। उपाय कर लेंगे, जो उपाय मैं आपको आखिरी में बोलूंगा। यहां पर चंद्रमा बैठे होने की वजह से आपको इंटेलिजेंट बनाएगा, क्रिएटिव बनाएगा चंद्रमा, एजुकेशन में लाभ देगा चंद्रमा। बस मन शांत रखिए, मन शांत रखिए, चिड़चिड़ापन मत होने दीजिए, क्योंकि यहां पर देखा जाए गुरु के घर में बैठा हुआ है। अगर गुरु अस्त के नहीं होते तो गुरु की दृष्टि जो पड़ती है अपने भाव के ऊपर, तो वो चंद्रमा को भी बैलेंस कर देता है। लेकिन चूंकि गुरु अस्त का है तो दृष्टि, मैंने बताया है कि अस्त के ग्रहों की दृष्टि नहीं होती है, तो यहां पर इस वजह से चंद्रमा थोड़े पीड़ित हो जाएंगे। चंद्रमा की दृष्टि जो पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, थोड़ा बहुत लाभ ये आपको दे सकते हैं, लेकिन बेसिकली चंद्रमा खुद दोष प्रभाव में है, तो कमी आ जाएगी उन चीजों में, पॉजिटिविटी में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, मंगल के ऊपर चलते हैं। मंगल 7वें भाव में विराजमान है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मंगल यहां पर बैठे होने की वजह से आपको मांगलिक बनाते हैं। विवाह सोच समझ करके करेंगे, क्योंकि आप मांगलिक हैं। 7वें भाव में मंगल है और यहां पर मंगल कौन है इस कुंडली में? तो वो चतुर्थेश है, यानी कि सुखेश है, और वो आपके भाग्येश भी है। इस कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह है मंगल। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके मंगल बैठा हुआ है, लेकिन वक्री भी है मंगल, यहां पर वक्री भी है। क्या प्रभाव देंगे? विवाह सोच समझ करके करिए। कलह की स्थिति हो सकती है आपकी और आपकी पत्नी के बीच में, कलह की स्थिति ये करवा सकते हैं आपकी और आपकी पत्नी के बीच में। तो संबंध को लेकर के थोड़ा सा, अपने पार्टनर के साथ संबंधों को लेकर के थोड़ा सा आप सचेत रहिए। यहां पर देखा जाए 4th हाउस के लॉर्ड है मंगल, पत्नी भाव में आकर के बैठे हुए। कहीं ना कहीं आपको जो सुख है वो कहीं ना कहीं डिपेंड बहुत हद तक पत्नी के ऊपर करेगा, तो पत्नी के साथ संबंधों को बढ़िया बनाए रखने की आप कोशिश करेंगे। यहां पर बैठा हुआ मंगल आपको सब सुख सुविधाएं दे जाएगा, थोड़ा विलंब कर सकता है, वक्री है, थोड़ा विलंब करके देगा, लेकिन देगा बहुत चीजें आपको। उसको लेकर के परेशान नहीं होना है, बस विवाह का विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखा जाए हायर एजुकेशन और भाग्य भाव से राजयोग की स्थिति है। पत्नी के आने के बाद भाग्य भी आपका ज्यादा साथ देगा, ये भी आप याद रखिएगा। बस संबंध को बढ़िया बनाए रखने के लिए आप कुंडली मिलान जरूर कर लीजिएगा। मंगल की दृष्टियों की बात करें, मंगल की 4थी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 10वें भाव के ऊपर। करियर में लाभ दे जाएंगे, क्योंकि योग कारक ग्रह है, दृष्टि भी डालेगा तो लाभ भी करवाएगा।
चाहे शुक्र के भाव के ऊपर दृष्टि डाले, लेकिन बाध्य है यहां पर मंगल आपको लाभ करवाने के लिए। तो लाभ करवाएगा करियर में, अच्छा करियर दे सकता है, अच्छे पद पर आपको बिठा सकता है। मंगल की दृष्टि पड़ेगी। लग्न के ऊपर चिड़चिड़ापन दे सकता है, क्योंकि अग्नि तत्व कारक ग्रह मंगल है, अग्नि तत्व प्रधान होता है मंगल, अग्नि तत्व की राशि को ही देख रहा है, उग्रता बढ़ा देंगे। तो यहां पर चिड़चिड़ापन और पेशेंस में कमी करवा देंगे। और याद रखिए कि गुरु बैठा हुआ जरूर है, लेकिन वो अस्त का है, तो प्रभाव काफी कम है गुरु का। मंगल पूरे बलाबल के साथ देख रहा है, तो चिड़चिड़ापन देगा, पेशेंस की कमी कर देगा, वो एक नेगेटिव पॉइंट बनता है। और मंगल की दृष्टि जो द्वितीय भाव के ऊपर जाएगी, वाणी में थोड़ी सी उग्रता दे सकते हैं मंगल। धन में कोई कमी नहीं देगा, धन वगैरह आपको आते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, राहु के ऊपर चलते हैं। 1 डिग्री का राहु है, बलाबल राहु के पास भी कम है, उच्च का राहु है, 10वें भाव में बैठा हुआ है। बिजनेस की एबिलिटी यहां पर बैठा हुआ राहु दे देगा। पॉलिटिक्स में आज नहीं तो कल आपको इंटरेस्ट दिलवा देगा यहां पर बैठा हुआ राहु। विदेश जाने का मन करेगा आपको, खास करके करियर बनाने के लिए। एक साथ कई सारे कार्य में आपका दिमाग लग सकता है कि मैं ये भी कार्य करूं, मैं ये भी कार्य करूं, ये भी राहु का परिणाम है। बलाबल कम है। अब राहु बैठा हुआ है शुक्र के भाव में, शुक्र है 12वें घर में, अस्त का वीक पॉइंट। ये वीक पॉइंट बनता है क्योंकि राहु केतु का कोई अस्तित्व नहीं है, बैठे हैं शुक्र के भाव में, शुक्र अस्त है और 12वें घर में विराजमान है। तो ये वीक पॉइंट बनता है क्योंकि राहु थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं कैसा परिणाम दूं, मैं कैसा परिणाम दूं। जब मकान मालिक ही बीमार हो, तो उस मकान में रहने वाला कंफ्यूज तो हो जाएगा कि मैं क्या करूं। इस वजह से यहां पर थोड़ी सी परेशानी करियर को लेकर के देंगे। लेकिन उच्च का है 10वें भाव में, कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिक्स से जुड़ना और बिजनेस में लाभ करवाना, शुक्र को थोड़ा बेहतर कर लेंगे तो लाभ ज्यादा देखने को मिलेगा। राहु की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, वाणी में उग्रता देंगे, कई माध्यम से धन अर्जित आप कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए राहु की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव के ऊपर, मैंने बताया। नीच की दृष्टि पड़ेगी, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और घर में कलह की स्थिति अपनी दशा में ये करवा सकते हैं। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर, शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे, शत्रुओं पर विजय दिलवाएंगे, कंपटीशन में सफलता दिलवाएगा राहु। तो राहु की नवम दृष्टि बहुत ही शुभ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं लाभ स्थान की तरफ। शनि 14 डिग्री के साथ लाभ स्थान में विराजमान है, बुध के घर में, मित्र के भाव में बैठा हुआ है। इस कुंडली में शनि कौन है तो मारक ग्रह बनते हैं। इस कुंडली में शनि मार्केश है क्योंकि वो षष्ठेश और सप्तमेश है। तो यहां पर 2 नेगेटिव भावों के स्वामी ग्रह बनते हैं शनिदेव, माफ करिए, एक नेगेटिव भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं शनिदेव और साथ ही साथ सप्तमेश भी है। और चूंकि सूर्य जो है इनके सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं, तो उन्होंने इनको मारक स्थान दिया। शनि देखें कैसी स्थिति में है, लाभ स्थान में बैठा हुआ है, तो लाभ में तो कमी करेंगे नहीं। पत्नी भाव का स्वामी ग्रह लाभ स्थान में, तो पत्नी के आने के बाद लाभ में बरकत हो जाना। रोग भाव का स्वामी ग्रह लाभ स्थान में, कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड से जुड़ करके आप लाभ अर्जित कर सकते हैं। यहां पर शनि की तीसरी दृष्टि जाएगी लग्न के ऊपर, शत्रु दृष्टि होगी, फ्रस्ट्रेशन दे सकता है, कार्य में डिले, जो कार्य 2 दिन में बनना चाहिए वो 5 दिन में बने, ऐसी शिकायत आपको रह सकती है। शनि की दृष्टि देखा जाए, और कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में भी ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी खड़ी करेंगे, मतलब पर्सनालिटी को उतना अच्छा नहीं होने देंगे क्योंकि शत्रु दृष्टि डाल रहे हैं। और वैसे भी शनि पर्सनालिटी में कोई बहुत लाभ नहीं देता। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 5वें भाव के ऊपर, मैंने बताया था कि चंद्रमा को यह परेशान करेगा, विष दोष का निर्माण करेगा, मन को परेशान करेगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। एजुकेशन में ये बाधा तो नहीं देंगे, लेकिन डिले का कारक ग्रह है, तो डिले करने के लिए कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई बाधा दे देगा। ऐसा नहीं कह सकते कि शनि एजुकेशन नहीं प्राप्त करने देगा, बिल्कुल प्राप्त करने देगा, लेकिन यहां पर मारक ग्रह है तो परेशानी खड़ी करेंगे, विलंब की स्थिति उत्पन्न करेंगे और आपको कंसंट्रेशन लूज करवा सकता है ये शनि। और शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपकी आयु भाव के ऊपर, आपकी आयु को ये बढ़ा देगा, आयु में कोई क्षति नहीं करेगा। अगर बढ़ाएगा नहीं तो कम भी नहीं करेगा, क्योंकि सम दृष्टि है आयु भाव के ऊपर, तो यहां पर वो कहीं से भी आयु की क्षति नहीं करेंगे क्योंकि शनि आयु के कारक ग्रह होते हैं। चलिए चलते हैं आगे, और यहां पर सूर्य और शुक्र एक साथ विराजमान है कुंडली में 12वें घर में। शुक्र 12वें भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन यहां पर शुक्र जो है वो अस्त है, शुक्र अस्त है, लेकिन शुक्र 12वें घर में अच्छा रिजल्ट देता है, खास करके वैवाहिक जीवन में। शुक्र जो है 12वें घर में, 12वां घर जो होता है वो बेड प्लेजर्स का होता है, वहां पर शुक्र का बैठना कहीं से भी खराब नहीं है। लग्नेश सूर्य यहां पर विराजमान है 12वें घर में। विदेश मैंने बताया कि यह आपको लेकर के जा सकता है। 22 डिग्री का सूर्य है, कुमार अवस्था का है, 50% का बलाबल है यहां पर, और यहां पर सूर्य बैठे हुए हैं, विदेश में ज्यादा सफलता दे जाएंगे। नेत्र का ध्यान रखें, आंखों में चश्मा लग सकता है। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव के ऊपर, कंपटीशन वगैरह में ये आपको सफलता देने वाले होंगे। इसके अलावा देखा जाए यहां पर शुक्र 19 डिग्री के साथ शुक्र विराजमान है, अस्त के हैं, सिर्फ 3 डिग्री का फासला है सूर्य और शुक्र के बीच में।
अस्त है शुक्र, इस वजह से मैरिटल लाइफ को लेकर के थोड़ा और सचेत हो जाइए, क्योंकि शुक्र यदि अस्त होते हैं तो कहीं ना कहीं वैवाहिक सुखों में कमी आ जाती है, क्योंकि शुक्र जो है एक पुरुष की कुंडली में स्त्री कारक ग्रह होता है। आपके सप्तम भाव में मैंने बताया कि वक्री मंगल बैठा हुआ है, मांगलिक बना रहा है। शुक्र 12वें में बैठा है, ये खराब नहीं है, लेकिन सूर्य के साथ है और अस्त के हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक सुखों में कमी नजर आ रही है। क्या करना है? कुंडली मिलान करके विवाह करना है। यदि कोई परेशानी है तो उसको निवारण करवा लेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। अब देखिए शुक्र कौन है इस कुंडली में, तो करियर भाव का स्वामी ग्रह है, विदेश भाव में जाकर के बैठा हुआ है। तो आप चाहें तो अपना करियर विदेश में बना सकते हैं। छोटी मोटी यात्राओं के भाव के स्वामी ग्रह शुक्र बनते हैं विदेश भाव में, तो विदेश की ढेर सारी यात्राएं ये शुक्र आपको करवाने वाला होगा। यहां पर 50% से भी बहुत ज्यादा बलाबल है शुक्र के पास, लेकिन अस्त का है, इस वजह से दृष्टि में भी प्रभाव नहीं होगा और प्रभाव थोड़ा सा इनका कम हो जाएगा। चलिए, यह था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। दशाओं के ऊपर चले तो अभी आपको फिलहाल शुक्र की ही महादशा चल रही है, जो कि 6 जनवरी 2024 तक रहने वाली है। इस दशा में आप चाहें तो विदेश जा सकते हैं, इस दशा में आप चाहें तो कहीं ना कहीं करियर को लेकर के प्लानिंग कर सकते हैं। करियर भाव का स्वामी ग्रह है शुक्र। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि इस दशा में आप करियर बना सकते हैं, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि प्लानिंग आप कर सकते हैं अपने करियर को लेकर के। अभी फिलहाल शुक्र में शनि की अंतर्दशा चल रही है, ये समय अच्छा है आपके लिए, समय खराब नहीं है। शुक्र समग्रह है इस कुंडली में, खराब नहीं कह सकते, तो ये दशा आपके लिए अच्छी है। शुक्र के बाद प्रारंभ होगी आपको सूर्य की दशा, 6 वर्षों के लिए रहेगी, लाभ दे जाएगा। विदेश जाते हैं ज्यादा लाभ मिलेगा। फिर चंद्रमा की दशा, वो भी एजुकेशन भाव में है, कंसंट्रेशन बना करके रखिए, उपाय कर लीजिए, दोष का निवारण करवा लीजिए। चंद्रमा भी आपको विदेश भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, विदेश में बहुत सक्सेस दे जाएंगे। उसके बाद मंगल की दशा आएगी, वो भी आपको बहुत जबरदस्त लाभ दे जाएगा। राहु भी आपका अच्छा है, मतलब कि आने वाला जो आपकी पूरी दशा है वो बहुत बढ़िया है। आपकी कुंडली भी बहुत जबरदस्त है। तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप जीवन में बहुत प्रगति करने वाले हैं। उपाय कर लेंगे तो जो छोटी मोटी परेशानी है उससे भी आप बच जाएंगे। सीधे प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। 12th के एग्जाम दिए हैं, आगे सरकारी नौकरी या बिजनेस क्या उचित है? सरकारी नौकरी के योग बहुत कम है आपकी कुंडली में, मैं आपको अभी बता देता हूं। करना भी चाहेंगे तो बहुत टॉप लेवल का कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी के चक्कर में आपको ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वही सिर्फ सफल है और कोई व्यक्ति सफल है ही नहीं। यदि ऐसी आपकी मानसिकता है तो मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग कोई बहुत जबरदस्त नहीं है, ठीक ठाक योग है। सूर्य 6ठे भाव को देख रहा है, आप प्रयास करेंगे सरकारी नौकरी लग जाएगी। जुगाड़ लगा करके आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि बेस्ट है आपके लिए सरकारी नौकरी करना। करियर की हम बात करें तो आप मेडिकल फील्ड में करियर बना सकते हैं, बहुत बढ़िया है। टीचिंग के क्षेत्र में करियर बना सकते हैं, अन्यथा आप बिजनेस भी कर सकते हैं। बिजनेस में भी आपको बढ़िया लाभ दिखेगा। क्या बिजनेस करें? तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, केतु राहु जो है दशम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं आप। इसके अलावा जो है आप सॉफ्टवेयर रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, उसमें भी आपको ये लाभ दे सकता है। गुरु और बुध जो है लग्न में बैठा हुआ है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ बिजनेस करेंगे उसमें भी लाभ मिल जाएगा। तो ये कुंडली बिजनेस में भी लाभ करवा सकती है, या फिर मेडिकल और लेक्चरर के फील्ड में भी लाभ करवा सकती है। लेकिन यदि आप सिर्फ सरकारी नौकरी सोच करके बैठे रहेंगे तो ये मुझे लगता है कि कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी। बिजनेस करना क्या उचित है, इन्होंने पूछा है। बहुत उचित है, बिजनेस करना बहुत उचित है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यदि आपको ध्यान हो, कि राहु आपको मोर देन वन सोर्सेज से जो है इनकम दे सकता है। तो यहां पर अगर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपको रह सकते हैं तो वो ज्यादातर संभव तो मेरे अनुसार से बिजनेस में ही है, या तो मेडिकल फील्ड में है, अदरवाइज सरकारी नौकरी में तो इनके चांसेस कम ही नजर आते हैं। विवाह कैसा रहेगा? सोच समझ के विवाह करना है। मांगलिक है, शुक्र कमजोर है आपका, विवाह सोच समझ के करना है। विवाह को जो है हल्के में नहीं लेना है, अन्यथा परेशानी हो जाएगी, सीधी सी बात है। जिंदगी कैसी रहेगी इन्होंने पूछा है। जिंदगी बहुत बढ़िया रहेगी, आने वाली दशा आपकी बहुत फेवरेबल है। मैंने आपको बताया कुंडली में जो योग है, जितने भी योग कारक ग्रह हैं, वैसी वैसी दशा ही आपको आने वाली है, तो दशा आपकी बढ़िया रहने वाली है। चंद्रमा की दशा में थोड़ा सा मन भटक सकता है, लेकिन उपाय कर लेंगे उसमें भी लाभ होगा। चंद्रमा त्रिकोण में आकर के बैठा हुआ है, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि चंद्रमा की दशा खराब जाएगी। सारी दशाएं आपकी बढ़िया जाएंगी, उपाय कर लेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। विदेश जाने का योग पूरा बना हुआ है, विदेश में ज्यादा सफलता भी आपको, ये भी मैं आपको कह देता हूं। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि बहुत जिद्दी है, जिस चीज के पीछे पड़ जाए लेकर के ही मानता है। एक तो यहां पर इनकी जो राशि है वो भी जो है अग्नि तत्व की है, लग्न भी अग्नि तत्व का है। सिंह लग्न के हैं, वृश्चिक लग्न, सिंह लग्न और मेष लग्न, खास करके वृश्चिक लग्न और सिंह लग्न वाले जो लोग होते हैं वो अत्यंत ही जिद्दी प्रकृति के होते हैं। मंगल की दृष्टि पड़ रही है आप इनके लग्न के ऊपर, तो कहीं ना कहीं जिद दिख पड़ता है इनके चार्ट से। और गुरु जो वहां पर बैठ करके ज्ञान देने वाले ग्रह थे वो अस्त के हो गए, तो उसका प्रभाव काफी कम हो गया। तो इस वजह से जिद्दी है ये, और
इस वजह से जो है चार्ट में जो परेशानी है वो नजर आ रही है। चलिए, इसके बाद इन्होंने पूछा अपने आप को बहुत बड़ा मानता है। देखिए, सिंह लग्न यानी कि राजा वाला लग्न, सूर्य जो कि राजा है ग्रहों में, उनका लग्न बनता है, इसलिए ऐसे लोगों में प्राइड और ईगो की भावना ज्यादा होती है। तो इसके पीछे का कारण सूर्य है, और गुरु भी लग्न में बैठा हुआ है, गुरु भी ईगो और प्राइड देता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो है वो सूर्य है, और इस वजह से जो है इनको ऐसा कुछ लगता है। बट मुझे लगता है कि अभी इनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, आने वाले समय में जब ये लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये जो है बेहतर होते चले जाएंगे, इनके स्वभाव में भी थोड़ा बहुत बदलाव आएगा, लेकिन इनका मूल प्रकृति, इनका जो मूल स्वभाव है वो ऐसा ही रहने वाला है, ये भी आप जान लीजिए। चलिए, उपाय बताने से पहले D9 चार्ट मेरे समक्ष है, उसके कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। D9 चार्ट अच्छा है आपका, शुक्र बेहतर स्थिति में है, वहां पर लग्न में आकर के विराजमान है, बुध उच्च का है, बुध उच्च का है, और याद करिए कि बुध मैंने बताया था कि आपको धन देने वाला ग्रह है। इस चार्ट में भी बुध अच्छा है, उस चार्ट में और भी बढ़िया है, उच्च की राशि में जाकर के विराजमान है, तो कहीं ना कहीं धन का जो डिपार्टमेंट है वो बहुत बढ़िया मुझे नजर आता है। गुरु की स्थिति बहुत बेहतर है, वहां चंद्रमा स्वग्रही तो है लेकिन वहां पर ग्रहण दोष में है, तो चंद्रमा आपका पीड़ित ही रहने वाला है, और कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ जो है वो भी वहां पर थोड़ी सी परेशान नजर आ रही है, क्योंकि शनि और मंगल एक साथ विराजमान है, तो मंगल वहां पर भी आपके मैरिटल लाइफ को थोड़ा सा प्रभावित कर रहे हैं। तो कुंडली मिलान करके भी बात करेंगे, और आखिरी में सूर्य राहु का ग्रहण दोष बन रहा है, और चंद्रमा केतु का भी ग्रहण दोष बन रहा है आपके D9 चार्ट में, तो कहीं ना कहीं ये परेशानी दे सकता है आपको, और उपाय कर लेंगे तो लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। D9 चार्ट आपका ठीक है, बस सूर्य और चंद्रमा थोड़े से वीक पड़ रहे हैं, बेसिकली सूर्य थोड़ा ज्यादा वीक हो रहा है आपका। चलिए, सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए पुखराज, करीब 5.25 रत्ती का पुखराज सोने की अंगूठी में अथवा सोने अथवा पित्तल में जरवा करके आप अपने दाहिने हाथ की प्रथम उंगली में इसे शुक्ल पक्ष के गुरुवार की प्रातः काल धारण कर सकते हैं। इसके बाद आपको नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देना है, गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करना है, समय हो तो 108 बार भी कर सकते हैं। अगला उपाय है केमद्रम दोष एवं विष दोष निवारण पूजा किसी ब्राह्मण के द्वारा करवानी है आपको, और जब तक ये नहीं करवा लेते हैं हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगे। चाहे तो पूजा करवाने के बाद भी आप इस उपाय को कंटिन्यू रखेंगे, आपको लाभ देखने को मिलेगा। और अभी मैं आपको बता दूं कि अभी आपके ऊपर 7.5 का आखिरी दौर चल रहा है, 7.5 का आखिरी चरण चल रहा है। शनिदेव का गोचर अभी मकर राशि से हो रहा है, तो 24 जनवरी तक जो है चंद्रमा के ऊपर से ही शनि गोचर कर रहे थे, तो 24 जनवरी से पिछले 2.5 वर्षों तक आपका जो मन है वो बहुत परेशान रहा होगा। अभी भी 2.5 वर्ष तक आपके ऊपर 7.5 लगी रहेगी, तो ध्यान रखें, ये समय बहुत जबरदस्त नहीं है लेकिन बहुत खराब भी नहीं है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा बेसिकली 7.5 में चंद्रमा पीड़ित होते हैं, तो मन थोड़ा सा आपका पीड़ित रह सकता है, क्योंकि चंद्रमा ऑलरेडी यहां पर दोष प्रभाव में नजर आ रहे हैं। तो हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जो जल दूध वाला मैंने उपाय बताया है अभिषेक करने वाला, इससे आपको उस क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। नित्य हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का आपको पाठ करना है। गले में एक 6 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करेंगे, और नित्य ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। जब तक शुक्र की महादशा चल रही है तब तक ये जाप आपको करते रहना है। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 16 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और सूचना दे दूं दोस्तों, हमने नेम न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन की सेवा प्रारंभ की है, जिसके तहत आप सब अपने नाम को न्यूमरोलॉजी के अनुसार फेवरेबल बना सकते हैं, जिससे कि आपको लाइफ में बड़ी सफलता मिलने में कामयाबी मिले, जैसा कि सेलिब्रिटीज को देखा होगा आपने करते हुए। तो इसकी भी सुविधा हमारे चैनल के ऊपर उपलब्ध है, तो आप इसकी जानकारी के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं या व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।